Hi and welcome back to Geeks Idea, a channel of learning and imparting knowledge. गाइज ये वीडियो सीरीज़ है अकाउंटेंसी पे और आज का टॉपिक होगा हमारा डबल एंट्री सिस्टम एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। गाइज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस एज योर सब्सक्रिप्शन इज़ योर मोटिवेशन, सो प्लीज़ सब्सक्राइब. Let us start our video. Today's topic will be double entry system and accounting equation. ये हमारे सिलेबस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है. जो हमारा बैलेंस शीट लेजर जर्नल स्टार्ट होगा वो इसी पे बेस है. बेसिस यही है डबल एंट्री सिस्टम एंड अकाउंटिंग इक्वेशन. इससे पहले जो मैंने लेक्चर्स दिए थे, फॉर एग्जांपल डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स मैंने पढ़ाए थे, टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ाए थे, वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सारा रिलेटेड है एक दूसरे से. अकाउंटिंग में ये एक्चुअली मैथमेटिकल है. कोई चीज़ किसी चीज़ की एंट्री करनी है, जब एक चीज़ पता होगी तभी तो आगे जाके हम बढ़ेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है. तो ये सारे के सारे एक दूसरे से रिलेटेड है. तो प्लीज़ हर किसी चीज़ को रिवाइज़ कीजिएगा ताकि हर कोई चीज़ याद रहे और समझ में आए. सबसे पहले एक हिस्टोरिकल फैक्ट पढ़ते हैं. डबल एंट्री सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द बिजनेस वर्ल्ड बाय एन इटालियन मर्चेंट नेम्ड ल्यूकास पिकोवली. पूरी प्रोनाउंसिएशन मुझे इसकी पता नहीं है कि नेम की प्रोनाउंसिएशन क्या है. तो ल्यूकास पिकोवली था 1494 एडी में. अकाउंटिंग तो स्टार्ट हो गया था कहाँ से? इटली से. लेकिन ये जो मेन इसका ये हो गया ना, क्या इसकी ग्रोथ जो मेन हो गई और ये डेवलप कहाँ पे ज़्यादा हो गया? कौन सी? अकाउंटेंसी मेनली डेवलप हो गई कहाँ पे? ब्रिटेन में. ब्रिटेन में हो गई है मेनली डेवलप. कब? जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था ब्रिटेन में, तब जाके वहाँ पे डेवलप हो गया ज़बरदस्त. स्टार्ट तो यहाँ से हो गया इटली से, लेकिन फिर ये डेवलप और इसके मेन जो प्रोग्रेस हो गई अकाउंटेंसी की वो हो गई ब्रिटेन में. तो ये किसने दिया डबल एंट्री सिस्टम? इटालियन मर्चेंट ल्यूकास पिकोवली. आ सकता है एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि जेकेएसएसबी बहुत सारे फैक्टर्स पूछता है. इसके बाद जो डबल एंट्री सिस्टम है इसमें दो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं. इसमें दो एस्पेक्ट्स होते हैं. यहाँ पे मैंने लिखा है टू एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन. कोई भी बिजनेस हो उसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती है, और जो कोई भी ट्रांजैक्शन हो, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हम लेंगे उसके दो साइड्स होते हैं, उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं. कौन से साइड? रिसीविंग एस्पेक्ट या इनकमिंग एस्पेक्ट. रिसीविंग मतलब जो हमें मिलेगा, इनकमिंग वो इनकमिंग में. हाँ, लेकिन हम यहाँ बात करें किसके? बिजनेस परस्पेक्टिव से, नॉट ओनर्स परस्पेक्टिव. क्योंकि जब मैंने प्रिंसिपल्स पढ़ाया था वहाँ पे मैंने बोला था ओनर एक अलग एंटिटी है और बिजनेस एक अलग एंटिटी है, और बिजनेस को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट आई. फॉर एग्जांपल अगर मैं कैपिटल यूज़ करूँगा, इन्वेस्टमेंट करूँगा कैपिटल की, फिर मैं बिजनेस स्टार्ट करूँगा, फिर मैं ये नहीं बोलूँगा आई इट इज़ माय बिजनेस. ये वहाँ पे वो नहीं चलता. फिर हमें बिजनेस को अलग मानना पड़ता है और मैं एक अलग एंटिटी हूँ. अगर भले ही मैंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया हो, लेकिन मैं एक अलग एंटिटी बन जाता हूँ. एज ए पर्सन मैं आई बन जाता हूँ, लेकिन एज ए बिजनेस में वी हो जाता हूँ. क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे कभी शेयर होल्डर्स भी होते हैं, उसमें बहुत सारे पर्सनस रिलेटेड होते हैं, इसलिए वो वी बन जाता है. तो हमेशा जब हमें बात करनी होगी बिजनेस की तो हम क्या करेंगे? हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे वी से. तो कौन से एस्पेक्ट्स है ट्रांजैक्शन के? रिसीविंग एस्पेक्ट या इनकमिंग एस्पेक्ट. इनकमिंग एस्पेक्ट बिजनेस की तरफ कुछ आ रहा है, बिजनेस की तरफ कुछ आ रहा है, या इसको ये भी बोलते हैं एक्सपेंसेस या लॉस एस्पेक्ट. इसको बोलते हैं डेबिट एस्पेक्ट. डेबिट एस्पेक्ट में क्या आता है? एक्सपेंसेस या लॉस एस्पेक्ट होता है, या रिसीविंग एस्पेक्ट भी बोलते हैं इसको, इनकमिंग एस्पेक्ट भी बोलते हैं. अब जो गिविंग एस्पेक्ट या आउटगोइंग एस्पेक्ट जो बाहर जाएगा, या इसी तरह इनकम गेन एस्पेक्ट, उसको बोलते हैं क्रेडिट एस्पेक्ट. क्या बोलते हैं? यानी कि दो साइड्स है, क्रेडिट एंड डेबिट. क्रेडिट साइड वाले में क्या आता है? इनकम एंड गेन्स. डेबिट साइड वाले में क्या आता है? एक्सपेंसेस एंड
लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होता होगा शायद कि इनकम तो आ जाती है, इसको इनकम में यहाँ पे क्यों नहीं रखा गया, लेकिन हम ये आगे समझेंगे जब ओनर और बिजनेस को हम अलग अलग लेंगे, फिर वहाँ पे पता चलेगा इनकम क्या आ जाती है और आउटगोइंग क्या हो जाती है। आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा ना, यहाँ पे इनकमिंग तो इनकम होनी चाहिए या गेन होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। बिजनेस में जो कैपिटल किसी ने इन्वेस्ट किया वो लायबिलिटी बन जाती है बिजनेस की। अगर किसी ओनर ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी बन जाती है। ये मैंने प्रिंसिपल्स में भी समझाया था, तो इसकी और बात करेंगे आगे। फिलहाल यहाँ पे ये समझो कि हर किसी ट्रांजैक्शन के दो साइड्स होते हैं, एक्सपेंसेस या लॉस एस्पेक्ट, इनकम या गेन एस्पेक्ट। एक्सपेंसेस या लॉस एस्पेक्ट किस में आता है, डेबिट एस्पेक्ट में, और इनकम और गेन एस्पेक्ट किस में आता है, क्रेडिट एस्पेक्ट में। ये ज़रूरी याद रखो, ये सब चीज़ें कुछ होती है जिसको याद ही रखना पड़ता है। हर किसी चीज़ में लॉजिक नहीं चलता है, बहुत सारी चीज़ें वो भी होती है जो रिमेंबर करनी पड़ती है। तो आगे जो इनके बीच जो लॉजिक होगा, जो अंडरस्टैंडिंग होगी, वो हम समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप याद रखो। तो इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं, इन शॉर्ट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस सिस्टम इज, कौन सा सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। फॉर एवरी डेबिट देयर मस्ट बी अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट, एंड फॉर एवरी क्रेडिट देयर मस्ट बी अ करस्पॉन्डिंग डेबिट ऑफ इक्वल अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, जो भी ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन क्या होती है, हम एंट्रीज करते हैं मॉनेटरी वैल्यूज़ की, एंट्री करते हैं मॉनेटरीज वैल्यू की, लेकिन उनको अलग अलग हेडिंग में रखा जाता है, उनको बोलते हैं अकाउंट, उनको बोलते हैं अकाउंट। अकाउंट हर किसी अलग अलग हेडिंग के अंडर की जाती है। फॉर एग्जांपल सेल्स हो जाती है, परचेजेस हो जाते हैं, उनको एक अलग हेडिंग के तहत रखा जाता है। तो अगर कोई एंट्री करते हैं हम, अगर वो डेबिट साइड में आएंगे, उसका यहाँ से क्रेडिट साइड भी ज़रूरी होना चाहिए, वही बोलता है डबल एंट्री सिस्टम। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं, अगर उसका डेबिट साइड होगा तो उसका ज़रूर कौन सा साइड होना चाहिए, क्रेडिट साइड। यानी कि अगर हम एक अकाउंट बनाएंगे उसमें हम डेबिट एंट्री करेंगे, उसका ज़रूर और ज़रूर क्रेडिट वाला अकाउंट भी होगा जिसमें हम क्रेडिट करेंगे। ये ज़रूरी याद रखना, जब हम एग्जांपल्स करेंगे वहाँ पे अच्छे से समझ आएगा कि ये क्या मतलब है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, हर किसी डेबिट का क्रेडिट होना चाहिए, ये एग्जांपल से समझ आएगा। तो डेफिनेशन एक है, ये पढ़ते हैं। वैसे मैंने समझाया, लेकिन फिर भी डेफिनेशन कभी आ सकती है, कुछ स्टेटमेंट फिर भी पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू J.R. बॉटली बॉय, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज़ ए टू फोल्ड इफेक्ट। ये हमने ये भी पढ़ा, टू फोल्ड इफेक्ट हो जाता है। टू फोल्ड इफेक्ट मतलब, एंड दैट इट अफेक्ट्स टू अकाउंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। वही मतलब, डेबिट एक अलग अकाउंट है, क्रेडिटेड अलग अकाउंट है। डेबिट में भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, क्रेडिट में भी हम ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी उसका टू साइड इफेक्ट होगा, उसका टू साइड इफेक्ट होगा। या तो दोनों डेबिट साइड में इफेक्ट होंगे, या तो दोनों क्रेडिट साइड में इफेक्ट होंगे, या एक डेबिट साइड में होगा या एक क्रेडिट साइड में होगा। इसका मतलब यही है, वो आगे हम अच्छे से समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। फिलहाल हम पढ़ते हैं, दैट इट अफेक्ट्स टू अकाउंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ये एक अकाउंट को अफेक्ट करता है अपोजिट डायरेक्शन में। एंड इफ ए कंप्लीट रिकॉर्ड वर टू बी मेड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, इट वुड बी नेसेसरी टू डेबिट वन अकाउंट एंड क्रेडिट अनदर अकाउंट। यही बोला मैंने अभी कि अगर हम अलग अलग बनाएंगे, डेबिट अकाउंट अलग बनाएंगे और क्रेडिट, अगर फॉर एग्जांपल कोई ट्रांजैक्शन करेंगे और हम अलग अलग अकाउंट्स बनाएंगे, तो ये क्या बोल रहे हैं, इट वुड बी नेसेसरी टू डेबिट वन अकाउंट एंड क्रेडिट अनदर अकाउंट। एक अकाउंट को हमें डेबिट करना है, ये डिपेंड करेगा ट्रांजैक्शन पे, ट्रांजैक्शन कौन होगी, कहाँ पे डेबिट होगा और कहाँ पे क्रेडिट होगा, कौन सी चीज़ डेबिट होती है, कौन सी चीज़ क्रेडिट होती है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको पढ़ाया था कौन सा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कि फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ाए थे, फिर मैंने पढ़ाया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। होप आपको वो समझ आया होगा और याद भी होगा, तो यहाँ पे आसानी होगी वो समझने में जब हम आगे चलेंगे। इट इज़ द रिकॉर्डिंग ऑफ टू फोल्ड इफेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन दैट हैज़ गिवन राइज टू टर्म डबल एंट्री सिस्टम। सिंपली याद रखना है कि हर किसी ट्रांजैक्शन में
दो एस्पेक्ट्स है, डेबिट एस्पेक्ट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट। सिंपली फिलहाल इतना याद रखना है। तो ये जो डबल एंट्री सिस्टम है, इसके कौन से अप्रोचेस है, इसको करने के लिए कौन से अप्रोच है? एक है अकाउंटिंग इक्वेशन, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको बोलते हैं अमेरिकन अप्रोच। ये भी बहुत ज़रूरी पॉइंट मिल सकता है, JKSS भी पूछ सकता है कि अमेरिकन अप्रोच किसको बोलते हैं और ब्रिटिश अप्रोच किसको बोलते हैं। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो है ब्रिटिश अप्रोच, और जो अकाउंटिंग इक्वेशन है जो हमारे सिलेबस में, उसका नाम क्या है? अमेरिकन अप्रोच। तो आइए अमेरिकन अप्रोच जो है अकाउंटिंग इक्वेशन, इसको समझते हैं ये क्या मतलब है। अगर आपको याद होगा तो मैंने जो प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाया था वहाँ पे भी एक अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दिया था। यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन बताता है, अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, यही डेबिट एंड क्रेडिट। इट एम्फेसाइजेज ऑन द फैक्ट दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू साइड इफेक्ट्स, अभी तक यही पढ़ रहे थे, ऑन द एसेट एंड क्लेम्स ऑन द एसेट। एक होता है क्लेम्स ऑन द एसेट, मतलब क्या है? बिजनेस में लायबिलिटीज़ होती है, लोन्स होते हैं, एसेट्स होते हैं। तो बिजनेसमैन किस पे क्लेम कर सकता है? जो भी अभी बिजनेस में सारा पैसा होगा, चाहे वो लायबिलिटीज़ होंगी, कुछ भी होंगी, जो उसके बिजनेस में चल रहा होगा, वो उन पे क्लेम कर सकता है। और एसेट होता है जो सिर्फ एसेट्स है विदाउट लायबिलिटीज़। क्लेम हर किसी पे किया जाता है, जो भी अभी बिजनेस में चल रहा है, जितना पैसा अभी टोटल बिजनेस में है, चाहे वो लायबिलिटीज़ हो या कुछ भी हो, उस पर एक बिजनेस अपनी क्लेम कर सकता है। तो ऑलवेज द टोटल क्लेम्स में क्या आ जाता है? टोटल एसेट्स लायबिलिटीज टोटल, दोज ऑफ आउटसाइडर्स एंड ऑफ प्रोप्राइटर्स। चाहे वो प्रोप्राइटर की हो, प्रोप्राइटर का क्या होता है? प्रोप्राइटर का कैपिटल होता है। प्रोप्राइटर का क्या होता है? कैपिटल। और आउटसाइडर्स कौन से होते हैं? लोन्स वगैरह, यानी कि जिनको हम लायबिलिटीज़ बोलते हैं। ये वही बोलता है ऑलवेज द टोटल क्लेम, जो टोटल क्लेम होगी बिजनेस की, जिस पे हम क्लेम कर सकते हैं हाँ बिजनेस में इतना पैसा है, विल बी इक्वल टू द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस कंसर्न। यानी कि बिजनेस में जितने भी एसेट होंगे वो किसके बराबर होता है? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल को बोलते हैं हम इक्विटी। इसको क्या बोलते हैं? इक्विटी। द क्लेम्स आर ऑल्सो नोन एज इक्विटीज आर ऑफ टू टाइप्स। तो सिंपली यहाँ पे मैंने यही लिखा है, मैं मैथमेटिकली सिंपली समझाता हूँ। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या है? चाहे हम कोई भी ट्रांजैक्शन कर ले, चाहे कुछ भी हो जाए, डबल एंट्री सिस्टम हमें ये समझाता है, चाहे हम कोई भी ट्रांजैक्शन करें तो हमारा ये हमेशा सेम रहना चाहिए। एसेट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है, सिंपल एज दैट। ये लायबिलिटीज प्लस कैपिटल क्या होता है? इक्विटीज। इन्हीं को बोलते हैं क्लेम्स ऑन एसेट्स। इनको बोलते हैं क्लेम्स ऑन एसेट्स, यानी कि जिन पे हम क्लेम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे बिजनेस में भी 4 लाख का बिजनेस चल रहा है, मेरे बिजनेस में टोटल पैसा है कि ना 4 लाख, मैं बोलूँगा मेरा बिजनेस 4 लाख का है, उस टाइम मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरी लायबिलिटी इतनी है, मेरी लायबिलिटी इतनी है। लेकिन अगर मुझे रियल एसेट निकालने होंगे टोटल, तो मैं उसमें से क्या करूँगा? जो मेरा टोटल है उसमें से मैं लायबिलिटीज़ निकालूंगा, फिर आएगा है मेरा सिर्फ एसेट्स। लेकिन मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि अगर मुझे कोई बोलेगा तुम्हारा बिजनेस कितने का है, मैं बोलूँगा 40 लाख, या मेरा मतलब बिजनेस का 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख। उस टाइम मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरा इतना लोन है, मेरा ये है, मेरा वो है, वो मैं नहीं बोलता। मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ मेरा बिजनेस इतने का है। फिर अगर मुझे रियल एसेट्स निकालने होंगे, रियल एसेट्स निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ? मैं लायबिलिटीज़ को कम करता हूँ। यहाँ पे वही लिखा है। तो एसेट इज इक्वल टू इक्विटीज़। इक्विटीज़ का मतलब क्या है? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। तो अगर मुझे कैपिटल निकालनी होगी, टोटल कैपिटल जो किसने दिया, जो किसी ने इन्वेस्ट किया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा? एसेट्स में से लायबिलिटीज़ निकालूंगा, वहाँ पे निकलेगा कैपिटल। इसी तरह लायबिलिटीज़ इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, इधर उधर करना है, माइनस कौन हो जाएगा, प्लस कौन हो जाएगा, ये तो मेन चीज़ आपको याद रखना है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल।
ये है अकाउंटिंग इक्वेशन। ये बहुत ज़रूरी है और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है इसमें, जो आगे जाके जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस में काम आएगा। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं ये क्या मतलब है कि एसेट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर मुरुगन स्टार्टेड बिजनेस विद ₹50,000। अगर मुरुगन ने बिजनेस स्टार्ट किया किसका? 50,000 का बिजनेस किया, तो कैपिटल क्या बोलेंगे हम? कैपिटल है 50,000। ये सिंपल है। जब इसने बिजनेस किया कैपिटल से, कैपिटल मतलब इसने पैसा इन्वेस्ट किया कितना? 50,000, तो कैपिटल कितना बन गया? 50,000। सिंपल, इसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन लायबिलिटी इस टाइम पे है कोई नहीं, लायबिलिटी कोई नहीं है, तो एसेट कितना बन गया हमारा? क्योंकि जो पैसा कोई इन्वेस्ट करता है वो क्या बन जाता है? बिजनेस का। वो तो बिजनेस का कैपिटल बन जाता है, वो बिजनेस का एसेट बन जाता है। तो 50,000 यहाँ पे एसेट आएगा, क्योंकि इसी पे आगे जाके बिजनेस चलेगा। ये जो कैपिटल रहता है बिजनेस में, ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है एसेट। अब बोल रहा है ट्रांजैक्शन 2 क्या है? मुरुगन परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब इसने क्या किया? इसने कैश में क्या परचेज किया? फर्नीचर। फर्नीचर क्या होगा? जो बिजनेस में फर्नीचर खरीदता है वो क्या बन जाता है? वो तो एसेट बन जाता है। अब एसेट में क्या आ गया? अब एसेट में आ गया, एक तो है ये कैश, जो एक इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट किया कितना? 50,000। एक तो कैश आ गया और फर्नीचर भी आ गया। अब कैश भी आ गया, फर्नीचर भी आ गया। ये किसके बराबर होना चाहिए? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, एसेट साइड शुड बी ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड। एक्चुअली क्या होगा यहाँ पे देखो, पहले था 50,000, पहले था 50,000। 50,000 में से हमने फर्नीचर क्या किया? फर्नीचर लाया 5,000 का, फर्नीचर लाया 5,000 का। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे -5,000। किस में से? -5,000 इस कैश में से हो जाएंगे, लेकिन +5,000 हो जाएंगे किसके? +5,000 हो जाएंगे इस कैश के, सॉरी इस फर्नीचर के। -5,000 किसके हो जाएंगे? इस 50,000 में से। +5,000 किस में से हो जाएंगे? फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर तो बिजनेस में आ गया, एसेट तो बढ़ गया। जब एसेट बढ़ गया तो मुझे क्या लिखना होता है? एंट्री में क्या लिखना होता है? मॉनेटरी वैल्यू। मैं मॉनेटरी वैल्यू 5,000 लिखूंगा, लेकिन प्लस वाला। क्यों? क्योंकि ये ऐड हो गया। और जो कैश था 50,000, उसमें से माइनस होगा कितना? 5,000 कैश, क्योंकि जब मैंने परचेज किया, परचेज का मतलब क्या है? मैंने कैश दिया और अपना एसेट खरीदा, या जो भी चीज़ लिया मैंने। यहाँ पे फर्नीचर है, फर्नीचर होता है एसेट। तो जब मैंने 5,000 इस कैश में से कम किया, कितना रहेगा? 45,000। और फर्नीचर और आ गया 5,000। कैपिटल कितना रहेगा? कैपिटल रहेगा 50,000, क्योंकि कैपिटल को कुछ नहीं होगा, ना कम होगा, ना कम हुआ अभी तक, ना ज़्यादा हुआ। हमने 5,000 का ये किया था, परचेज किया था, उसका हमने क्या लाया? फर्नीचर। तो कैपिटल को कोई असर नहीं पड़ेगा। लायबिलिटी तो वैसी की वैसी है। देखो 45 + 5 हो गया 50,000। 50,000 यहाँ पे भी है। लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। ये होती है अकाउंटिंग इक्वेशन। ये हम और अच्छे से समझेंगे कैसे इक्वेशन बनाते हैं। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, मैंने कैश कम किया क्योंकि मैंने परचेज़ किया। जब मैंने परचेज़ किया तो मुझे पैसा देना पड़ा ना, उसका मतलब कैश कम हुआ। ये क्या है? कैश क्या होता है? कैश होता है एसेट। लेकिन फर्नीचर ऐड हो गया, फर्नीचर हो गया ऐड। फर्नीचर भी क्या होता है? फर्नीचर भी एसेट हो गया। तो यहाँ पे इफेक्ट कहाँ पे हो गया? जो डबल साइड इफेक्ट होता है, ये इसी का मतलब डबल साइड इफेक्ट है। यहाँ पे एक एसेट कम हो गया, दूसरा एसेट बढ़ गया। एक एसेट तो कम हो गया, लेकिन दूसरा एसेट क्या? बढ़ गया। इसी को बोलते हैं डबल इफेक्ट। एक ट्रांजैक्शन की, लेकिन दो जगह इफेक्ट हो गया। एक ट्रांजैक्शन करने से दो जगह इफेक्ट हो गया। एक एसेट में कमी हो गई, दूसरे एसेट में इंक्रीज हो गया। इसी को बोलते हैं डबल इफेक्ट। तो आइए इस एग्जाम्पल को फिर से अच्छे से करते हैं, ताकि हमें पता चले अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते कैसे हैं। यही करना है। देखो क्या करना है, पहले
एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इस टाइम कितने हैं? एसेट्स बन जाता है क्या, जो हमारे बिजनेस में कैश जमा हो जाता है। कैश कितना जमा होगा, जो ये कैपिटल बन गया। लायबिलिटी कितनी है, हमने लोन लिया कोई, अभी तक कोई नहीं, ज़ीरो। उसके बाद क्या करना है, अब हमारी ट्रांजैक्शन 2 कौन सी होगी, मुर्गन परचेज फर्नीचर फॉर कैश। जब हमने कैश दे दिया तो इसमें क्या हो गया, इसमें कमी होगी। लेकिन जब मैंने फर्नीचर परचेज किया, जब मैंने फर्नीचर लाया, बिजनेस में लाया, तो इसका क्या हो गया, इसका मतलब एक एसेट बढ़ गया। कौन सा एसेट बढ़ गया, फर्नीचर। लेकिन मैंने जब परचेज किया तो मैंने कैश वापस दे दिया, इसका मतलब कैश कम हो गया, एक एसेट कम हो गया। तो आगे देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन 1 लिखनी है। ये देखो 50,000 यहाँ पे जो बिजनेस की स्टार्ट हो गई, जो इन्वेस्टमेंट हो गई, प्लस इस टाइम फर्नीचर है कोई, ये पहला है, ट्रांजैक्शन फर्स्ट है ये। इस टाइम फर्नीचर कुछ नहीं है हमारे पास। जब फर्नीचर कुछ नहीं है तो कैपिटल कितना रहेगा, बिजनेस का टोटल कैपिटल 50,000 ही रहेगा, और लायबिलिटी भी कोई नहीं है, लायबिलिटी भी कोई नहीं है। उसके बाद ट्रांजैक्शन सेकंड आ गई, यह ऐसे लिखना होता है, ऐसे बन जाती है अकाउंटिंग इक्वेशन। जब हमने परचेज किया, परचेज मतलब हमने कैश दे दिया, जब हमने कैश दे दिया उस कैश को हमने यहाँ पे कम किया, यहाँ पे -5,000। लेकिन जब मैंने कैश दे दिया तो फर्नीचर तो लाया ना, 5,000 फर्नीचर में ऐड होगा, 5,000 फर्नीचर में ऐड होगा। कैपिटल को कुछ किया, 5,000 तो निकाले थे, हम बोलते 5,000 शायद कम हो गए, लेकिन उसका तो फर्नीचर लाया, इसका मतलब टोटल इफेक्ट कुछ नहीं हुआ, टोटल इफेक्ट कुछ नहीं हुआ। जितना मैंने दिया था कैश इन द फॉर्म ऑफ कैश, वो मैंने लाया इन द फॉर्म ऑफ फर्नीचर, इन द फॉर्म ऑफ फर्नीचर। वही एक एसेट कम हो गया, दूसरा एसेट बढ़ गया, तो कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, उसको कुछ नहीं हुआ। ज़ीरो मतलब उसको कुछ न बढ़ा न कम हो गया। ये 0 0 का मतलब है उसमें 0 का इंक्रीज़ हो गया, 0 का डिक्रीज़ हो गया। इसी तरह लायबिलिटीज़ पहले भी 0 थी, उसमें इंक्रीज़ हो गया 0 का, और डिक्रीज़ या हो गया 0 का, यानी कि उसमें कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद इनको सिंपली ऐड करना होता है, तो आ जाती है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन 50,000 में से 5,000 निकाले, वहाँ पे क्या रह गया, 45,000। 0 + 5,000 हो गए 5,000। तो कैपिटल तो पहले 50 था, फिर सेकंड ट्रांजैक्शन में 0 इफेक्ट, तो 50,000। इसका मतलब लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड। यही होता है क्या, डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। यहाँ पे इफेक्ट कहाँ पे हुआ, एक एसेट में कमी, दूसरे एसेट में इंक्रीज, यही होता है डबल एस्पेक्ट। होप आपको ये समझ आया होगा, इसको अच्छे से याद करना है। ये हम फिर से एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि हमें पूरा क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे एक और चीज़ जो लॉजिकल है, लॉजिकल चीज़ें मैंने बोला था कि कुछ चीज़ें याद रखनी होती है, कुछ चीज़ों में लॉजिक होता है, तो उन चीज़ों को समझते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम में जो बहुत ज़रूरी काम आएगा। गाइस ये बहुत ही ज़रूरी है, इस पर बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है और ये बहुत अच्छे से समझना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये तो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन में इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट कौन सा, ये क्या है, ये अकाउंट है। इफेक्ट कौन हो जाएगा, ये भी एक अकाउंट होगा, इसका एक अकाउंट होगा, इसका एक अकाउंट होगा, क्योंकि A इज़ ऑलवेज इक्वल टू L + C, तो हर किसी का अपना अकाउंट होता है। तो यहाँ पे देखना है हमें, जो हम ट्रांजैक्शन करेंगे इफेक्ट कौन सी चीज़ हो जाएगी। सिंपली लॉजिकली हम बात करेंगे, कैपिटल ब्रॉट इन। अगर हमने बिजनेस में, हम यहाँ पे वी की बात करते हैं, बिजनेस की, हमें ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है कि किसने इन्वेस्ट किया, हम बिजनेस की बात करेंगे। अगर बिजनेस में कैपिटल आ गया तो क्या हो जाएगा, कैश इंक्रीज हो जाएगा, सिंपल सी बात है। जब कैपिटल ब्रॉट इन के इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो कैश को क्या हो जाएगा, वो एसेट बन जाता है ना, कैश तो एसेट हो जाता है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज, कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल पहले किसी ने 50,000 इन्वेस्ट किया था, फिर वो और 1 लाख देता है, तो कैश भी इंक्रीज हो जाएगा, कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी बिजनेस की। उसके बाद कैश परचेज, कैश परचेज का मतलब क्या है, हमने कोई चीज़ खरीदी, लेकिन हमने कैश दिया, यहाँ से हमने कैश दे दिया और कोई चीज़ खरीदी। जब हमने कोई चीज़ खरीदी और कैश दे दिया, कैश को क्या हो जाएगा,
कैश तो डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन जो चीज़ हमने खरीदी वो क्या हो जाएगा, स्टॉक तो इंक्रीज हो जाएगा ना। सिंपल सी बात है। अगर हमने कुर्सियाँ खरीदी तो कुर्सियाँ तो बढ़ जाएंगी, लेकिन कैश तो कम हो जाएगा, कैश तो कम हो जाएगा। लायबिलिटीज़ क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ये ऊपर वाला है कैपिटल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाती है, लायबिलिटी, इसलिए यहाँ पे लिखा कैपिटल इंक्रीजेज या लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। कहाँ पे, जो ऊपर वाला था ट्रांजैक्शन, सॉरी कैपिटल की ट्रांजैक्शन। कैपिटल क्या होता है बिजनेस के लिए, लायबिलिटी, क्योंकि ये ओनर को हमेशा वापस देना होता है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल हमेशा क्या हो जाती है, लायबिलिटी। यहाँ पे आप बोलोगे कैश तो आपने एसेट में लिखा, लेकिन जो कैश आ जाता है ना इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, वो तो एसेट में हो जाएगा, क्योंकि एसेट से हम फ़ायदा उठाते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। लेकिन बिजनेस हमेशा बोलता है कि मेरे पास ये जो कैश है ये मेरे पास लायबिलिटी है, ये मुझे कल को वापस देनी है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अब हमने कैश परचेज किया, जब हमने कैश परचेज किया, कैश परचेज मतलब हमने कोई चीज़ खरीदी, उसके बदले पैसे दे दिया, पैसे जब दे दिए वो कम हो गया, वही लिखा मैंने कैश डिक्रीज, और स्टॉक बढ़ जाएगा। सिंपल, लायबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज मतलब मैंने उधार ले लिया। उधार ले लिया मतलब जब मैंने उधार लिया, मैंने पैसे दे दिए, नहीं दिया। जब मैंने पैसे नहीं दिए लेकिन मैंने चीज़ें खरीदी, इसका मतलब स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। जब मेरा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा लेकिन क्रेडिटर भी तो इंक्रीज हो जाएगा ना, यानी कि लायबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि मुझे कल को वापस देना है जो मैंने कैश अभी नहीं दिया है किसके बदले, स्टॉक के बदले, उसके बदले मुझे कैश देना है कल को। इसका मतलब मेरा क्रेडिटर बढ़ गया, मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। ये सारा सिंपल है, खुद समझना है, इसमें इतना दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। उधार ले लोगे तो कॉमन सेंस है कि कल को चुकाना पड़ेगा, तो ये ओब्लिगेशन बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है। अगर कैश नकद में देते हो तो इसका मतलब कैश कमी हो जाती है। जब कैश कमी हो जाती है लेकिन कैश से आप कुछ खरीदते हो, उससे स्टॉक बढ़ जाता है। सिंपल। इसी तरह फर्नीचर बॉट, फर्नीचर क्या है, एसेट, इसका मतलब फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगा। फर्नीचर इंक्रीज मतलब एसेट इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जब आपने फर्नीचर बॉट किया, इसका मतलब आपने एसेट बॉट किया, इसका मतलब कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रेंट पेड, रेंट आपने दे दी, रेंट मतलब क्या है, रेंट मतलब आपने पैसा दे दिया, पैसा मतलब कैश डिक्रीज हो गया। जब आप कैश डिक्रीज हो गया इसका मतलब कैपिटल भी डिक्रीज होगा, क्योंकि आप रेंट कहाँ से दोगे, बिजनेस का जो कैपिटल होगा उसी में से दोगे ना, उसी में से दोगे। कैश सेल्स मतलब आपने सेल किया, आपने अपनी कोई गुड्स आपने जो आपके पास स्टॉक है, जिसका आपका बिजनेस है, आपने वो बेचा, लेकिन कैश भी ले लिया। जब कैश ले लिया तो कैश इंक्रीज होगा, लेकिन जब अपना गुड्स दे दिया, जब अपना स्टॉक दे दिया, वो तो डिक्रीज हो जाएगा। जब आपने सेल की, सेल का मतलब गुड्स डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन जब कैश ले लिया इसका मतलब कैश बढ़ जाएगा। सिंपल। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, जो आपके कर्जदार थे, जिन्होंने आपको कर्ज दिया था, उनको आप पेमेंट करते हो, इसका मतलब क्या होगा, तो कैश तो डिक्रीज हो जाएगा ना जब उनको पेमेंट करोगे, लेकिन क्रेडिटर भी डिक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब मेरी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये हो जाता है इफेक्ट किस पे, अकाउंट्स पे। इसी तरह विड्रॉल ऑफ कैश फॉर प्राइवेट यूज़, यानी कि ड्राइंग्स, किसी ओनर ने ड्राइंग्स निकाली, उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग्स निकाली, तो अगर इन द फॉर्म ऑफ कैश निकाला तो कैश डिक्रीज हो जाएगा। इन द फॉर्म ऑफ गुड्स निकालेगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा। गुड्स मतलब जो कंपनी बनाई थी उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ गुड्स ले लिया, तो गुड्स का क्या हो जाएगा, गुड्स तो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। यहाँ पे ओनर को एक अलग एंटिटी मानना है, ओनर को बिजनेस के साथ यहाँ पे लेना देना ऐसे समझना है कि जैसे वो एक कस्टमर है, इस तरीके से देखना है। तो जब ओनर एक गुड्स निकालता है, गुड्स भी डिक्रीज हो जाएंगे। अगर उसने एसेट्स निकाले, फॉर एग्जांपल कंपनी की गाड़ी है, अगर उसने वो पर्सनल यूज़ के लिए किया तो इसका मतलब एसेट भी डिक्रीज हो गया। चाहे वो कैश निकाले, कैश भी डिक्रीज हो जाता है। इन सारे केसेस में कैपिटल डिक्रीज हो जाती है, कैपिटल डिक्रीज हो जाती है। मेनली जो कैश होता है उससे क्या हो जाएगा, कैपिटल तो डिक्रीज हो जाएगी ना, लायबिलिटी, क्योंकि वो एक्चुअली क्या हो जाती है, जब किसी ओनर ने ड्राइंग्स निकाली, कैपिटल तो डिक्रीज हो गया, लेकिन उसकी लायबिलिटी भी कम हो गई ना, क्योंकि हम कैपिटल को क्या मानते हैं, लायबिलिटी। जब उसने अपना कुछ पैसा ले लिया इसका मतलब लायबिलिटी कम हो गई, वही लिखा है यहाँ पे कैपिटल डिक्रीजेस। क्रेडिट सेल्स मतलब हमने कोई चीज़ बेचा लेकिन उधारी पे,
अभी पैसा नहीं लिया। जब अभी पैसा नहीं लिया तो इसका मतलब क्या है, स्टॉक तो डिक्रीज़ हो जाएगा, स्टॉक तो डिक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन हमारा डेटर बढ़ गया, हमारा डेटर बढ़ गया। डेटर मतलब जिसको हमने उधार दे दिया वो बढ़ जाता है, हमारा एसेट बढ़ गया। ये है मेन चीज़ें जो लॉजिकल है, जो आपको अगर याद भी नहीं करोगे, थोड़ा बहुत ध्यान दोगे, सोचोगे तो समझ सकता है इंसान। लेकिन एक दो बार पढ़ के अच्छे से समझ आएगा, फिर आपको जल्दी ये रिकैप हो जाएगा और आप जल्दी कर सकते हो कि जो अगर कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है आगे या कोई सॉल्व करनी पड़ती है, वहाँ पे हमें मेन समझ आ सकता है। तो होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा और यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। अब कुछ एग्ज़ाम ये है क्वेश्चंस है जो पिछले लेक्चर के भी है, पिछले लेक्चर में मैंने नहीं दिए थे क्वेश्चंस, उनको देख लीजिए और खुद करने की कोशिश कीजिए। मैंने आंसर्स भी दिए हैं, लेकिन फ़ायदा क्या है जब आप आंसर करके देखोगे, जब आप आंसर देख के करोगे फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए पहले करो फिर आंसर्स देखो। वीडियो को पॉज करके इनको एक एक करके देखो, क्योंकि बहुत सारे हैं, मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगा, खाली एक चीज़ बताऊंगा। यहाँ पे प्रूडेंस लिखा है, प्रूडेंस मतलब कंजर्वेटिज्म, याद होगा तो कंजर्वेटिज्म ये मैंने पढ़ाया था किसमें, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी में, कंजर्वेटिज्म। प्रूडेंस का मतलब वही है, कोई कन्फ्यूजन मत हो जाएगा प्रूडेंस क्या है, बाकी सारी टर्म्स पता है। ये है, इसके बाद चूज़ द करेक्ट आंसर, ये भी पढ़ा है हमने, अच्छे से करना, बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये बुक से लिया है मैंने। वीडियो को पॉज करके कीजिए या कॉपी पे नोट भी कर सकते हो। इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स, ये आज के लेक्चर से रिलेटेड है। गाइस आंसर्स को नहीं देखना है, पहले करना है, पहले ट्राई करना है, फिर उसके बाद देखना है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है करने का। वीडियो को पॉज करके इन सब को नोट डाउन कर सकते हो, जॉट डाउन कर सकते हो, या वीडियो को पॉज करके ही कर सकते हो, क्योंकि मेन मकसद क्या है, मेन मकसद नोट नहीं करना है, मेन मकसद क्वेश्चन देख के आंसर्स निकालने हैं, चाहे वीडियो पॉज करके करो या नोट डाउन करके करो। ये थे आज के क्वेश्चंस। होप यू एंजॉयड द लेसन। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल so that we will upload more and more videos for your benefit. So thank you very much.